हे माय चैंपियंस, मोस्ट वेलकम। तो आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। यस, हमारा 3 चैप्टर जो रह गया था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, तो इन तीनों को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग को अब हम समझने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं, ठीक। तो हम लोग, ऐसा हो सकता है क्या कि घर में कुछ कपड़ों को एक कोने में, कुछ कपड़ों को दूसरे कोने में, कुछ कपड़ों को तीसरे कोने में, मतलब फैला के रख दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आपको एक घर चलाना है, चाहे स्कूल चलाना है, चाहे कोई शॉप चलाना है, आपको सभी प्लेसेस पे जितने भी काम हैं या जितने भी सामान हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन सभी को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना पड़ता है, राइट ना। कि जैसे क्लोथ्स हैं, तो विंटर के जो क्लोथ्स हैं उनको कहीं और रखेंगे अच्छे से, सो दैट कि विंटर जब आएगा तो उसे आसानी से निकाल के यूज़ कर सके। समर के जो क्लोथ्स हैं उनको अलग रखेंगे। ऐसे हम करते हैं ना घर में। सेम तरीके से किसी भी बिजनेस में हर काम बस ऐसे ही ऐसे करके नहीं हो जाता। सभी कामों को करने के लिए स्टेप्स किए जाते हैं, और सभी कामों को कैसे करते हैं ये हम बेसिकली समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का सीधा मतलब यही है कि काम को कैसे करना है सो दैट कि हमारा गोल जल्दी अचीव हो जाए, किस तरीके से करना है, ये सभी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। सो फर्स्ट वन क्या है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग और कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है किसी भी एलिमेंट को और किसी भी वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसे सिस्टमैटिक तरीके से लगाना या सिस्टमैटिक तरीके से रखना या करना, ठीक है। टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। लाइक कि मुझे 2024 के लास्ट में दिसंबर में कुछ भी, मतलब एक, मान लो कि एक दुकान लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैंने प्लानिंग करा, तो प्लानिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब हमने फुलफिल किया, ठीक है। अब उस शॉप में काम चलेगा कैसे, इन सभी चीज़ों का ब्लूप्रिंट मैं रेडी कर रही हूँ कि इसमें XYZ मटेरियल लगने वाला है, XYZ पैसे लगने वाले हैं, और भी X पता नहीं कुछ 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 लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लूप्रिंट रेडी किया कि ये लगेगा और काम कैसे होगा, ये एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग का काम है, ओके। अब देखो इसमें क्या है, और स्ट्रक्चर, हाँ, या तो कोई स्पेसिफिक गोल के लिए या फिर किसी स्ट्रक्चर, मतलब किसी ढांचे के लिए, मतलब बिजनेस को बनाए रखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर रेडी रखने के लिए। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज को साथ में लाना इन्वॉल्व होता है। मतलब यस, कि अगर हम किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अकेले का बस एक चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग करें? नहीं, मुझे बस, मेरे पास एक ही कपड़ा है तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम उसको कहीं भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो मेरे पास अगर 10 कपड़े हैं तो मुझे उसे अच्छे से सजा के रखना पड़ेगा, राइट। तो वही यहाँ पे है कि इसमें जो है वो रिसोर्सेज को एक साथ लाया जाता है। जैसे कि मेरे पास कबर्ड है और कपड़े हैं, तो दोनों को मिला के मैंने सही जगह पे रख दिया। तो 2 अलग अलग रिसोर्सेज हुए ना, कपड़े अलग हुए, कबर्ड अलग हुए, और उनमें हमने क्लोथ्स को सजा के रखा, ओके। सो समझ में आया ये पॉइंट? ये यही बोल रहा है कि इसमें 2 अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, ये 2 अलग अलग जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एक साथ यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली 2, कोई भी अलग अलग रिसोर्सेज को एक साथ मिला के वर्क किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ से कोई एक काम नहीं होता, सब में अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही है। टास्क और कंपोनेंट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड इफिशिएंट मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में मतलब अच्छे से, लगातार, एंड इफिशिएंट मैनर मतलब इफिशिएंसी के साथ, मतलब कम समय में और कम लागत पे अच्छे से बन जाएगा, ठीक है, काम हो जाना, यही आपका ऑर्गेनाइजिंग में होता है, ओके, ऑलराइट। अगर कोई प्रॉब्लम होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट का एकदम रिप्लाई करूँगी। नाउ इट्स, ये क्या है, इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इसमें पता चलता है कि कौन कौन से काम और होने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का और ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मैं दुकान लगाने वाली हूँ दिसंबर में, वैसे मैं लगाने नहीं वाली, मैंने एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि दिसंबर में मुझे दुकान लगाना है। तो दुकान लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए, वहाँ पे घर मुझे मतलब वहाँ पे एक शॉप बनाना होगा, या फिर हो सकता है कि मैं बना बनाया शॉप ले लूँ, ठीक है। उसके बाद उसमें रैक वगैरह बनाने होंगे, मतलब अच्छे से शटर वगैरह डलवाने होंगे, अच्छा से लॉक सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी करवाने होंगे, और भी अलग अलग काम है जो कि वहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इससे ये सब पता कैसे चलेगा, तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रैक चाहिए, एक डिपार्टमेंट की चीज़ों को एक प्लेस पे रखेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट की चीज़ों को दूसरे प्लेस पे रखेंगे, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनाइज करने से ही पता चला, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि इसमें जो है वो रिसोर्सेस
होते हैं वो मतलब इसमें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से एक्टिविटीज़ और होने हैं ये पता चलता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी हो गया, उसमें मुझे वायर चाहिए और भी अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो चाहिए, तो वो फिर रिसोर्सेज हो गए। अंडरस्टैंड? ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजिंग में हमें करना होता है ना। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या होगा अगर हम किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग ना करें, तो ये क्यों जरूरी है वो मैंने यहाँ लिखा है। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, ठीक है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय बैठाना। जैसे कि एक काम को किए और दूसरा काम के बारे में सोचे ही नहीं, तो पहला काम तो ठीक से हो गया, दूसरा काम जाहिर सी बात है अगर हम उसके बारे में नहीं सोचे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं किए हैं, तो वो अच्छे से नहीं होगा, राइट। तो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर हम किसी चीज़ को पहले ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसके बाद वो काम होने लग जाता है तो एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। नाउ रोल क्लैरिटी, लोगों को अपना अपना रोल समझ में आ जाता है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना कि कामों को बांट भी दिया जाता है। तो कामों को बांट दिया गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कैसे? क्योंकि काम को जब हम बांट देते हैं तो सभी जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जितने भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको अपना अपना काम पता चल जाता है और इसी से आता है रोल क्लैरिटी, मतलब किसका क्या काम है ये समझ में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये जो है वो इफ़िशियंसी से काम करता है, इफ़िशियंट मैनर में काम करता है। इट मीन्स दैट कि इसमें कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। पहले ही हमने प्लान कर लिया कि कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये तो नहीं प्लान करेंगे ना कि इतना खर्च कर, इतना ज़्यादा वेस्ट कर देना है, बिल्कुल नहीं। हम यही प्लान करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे कम समय में कम लागत के साथ रेडी हो जाए, राइट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम समय और कम लागत में हम ये सोचते हैं कि रेडी हो जाए, इसलिए हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और कोई वेस्टेज नहीं होता है। नाउ लेस कॉस्ट एंड मोर प्रोडक्शन, इसमें कॉस्ट कम आता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यस, क्योंकि हम पहले ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेस्टेज होने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर वेस्टेज हो रहा है तो फिर बाद में जब कंट्रोलिंग होगा तो उस टाइम पे सब चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर हम बिना प्लान किए कोई चीज़ को करते हैं ना, बिना प्लान किए, बिना ब्लूप्रिंट रेडी किए, बिना किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज किए हुए, तो चांस है कि वो उतना ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं लगने वाला, मतलब उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पहले ही ब्लूप्रिंट रेडी कर चुके हैं और अब हम पहले ही प्लान कर चुके हैं, प्री प्लान्ड है वो, और जब हम उसे करने जाएंगे ना तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अच्छे से होगा। आप लोग एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम आप लोग का आ रहा है क्या, किसी किसी प्लेसेस मतलब कुछ बोर्ड्स में तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब मुझे बताओ कि क्या इस तरीके से आपका अच्छा मार्क्स आएगा? अच्छा, क्या फेल भी हो सकते हो अगर ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को पहले ही प्लान कर लेते हैं, तो आप भी प्लान पहले ही कर रहे हो क्योंकि आपको 12th का बोर्ड देना है, आप पहले ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हो और आप पहले ही इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा और आपका मार्क्स अच्छा आएगा, राइट। तो ये एक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का एग्जाम्पल हुआ। वैसे यहाँ पे है कि एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है, मतलब बिजनेस बढ़ता है, फैलता है, ठीक है। तो ये सब थे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नाउ अब आते हैं प्रोसेस। देखो जितने भी वर्क है ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब का आपको प्रोसेस पढ़ना है। तो सेम तरीके से हमने जैसे कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ा और प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा, इन द सेम वे नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो काम को देखो कि काम क्या क्या हैं और उन कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। कामों को डिवाइड कर दो लोगों के बीच में, ठीक है। ये पहला काम हुआ। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब काम को बांट दिए, अब एक डिपार्टमेंट की चीज़ों को एक प्लेस पे, मतलब एक डिपार्टमेंट में जितना भी चीज़ है वो पूरा एक जगह पे, दूसरे डिपार्टमेंट में जितना भी चीज़ है उसे पूरा एक जगह पे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सेल्स करना है, सेल, ठीक है। तो सेल्स के जितने भी डिपार्टमेंट है, तो सेल में क्या क्या होता है, मतलब एडवर्टाइजिंग होता है सेल में, पता जितना भी प्रोसेस है ना वो पूरा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर बना दो एक। फिर है परचेस डिपार्टमेंट, तो परचेस डिपार्टमेंट के अंदर एक बना दो, ठीक है। तो आपको पहले तो काम को देखना है कि क्या क्या काम है, उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद अलग अलग कामों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। काम डिवाइड हो गया, अब एक डिपार्टमेंट के काम को एक प्लेस पे ले आना है और दूसरे डिपार्टमेंट के काम को दूसरे प्लेस पे ले आना है, और ये होता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन में, ठीक है। अब है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब आपने
काम को देखा, काम को बांट दिया। अब एक ग्रुप के काम को एक प्लेस पे, दूसरे ग्रुप के काम को दूसरे प्लेसेस पे, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स के काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में, तो सबको अपने अपने ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी देना है। किसे दोगे ड्यूटी? बाहर वाले को क्या? नहीं, आपको ड्यूटी देना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबका अपना स्पेशलाइज्ड कुछ ना कुछ गुण होता ही है, तो उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पे आप उन्हें उनका काम सौंप दोगे, ठीक है। बस इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और एक ऐसा रिलेशनशिप रेडी करना है जिसमें रिपोर्ट रेडी हो। मतलब हाँ, फॉर्मल रिलेशनशिप आप बोल सकते हो इसमें, कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि मैंने किसी को, मेरे अंदर जो काम करे उन्हें मैंने कुछ काम दिया, तो अब वो उस काम को रेडी करे, अच्छे से करे और इसका रिपोर्ट मुझे मिले, ठीक है। तो फॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट होता है लोगों के बीच में, और बस लोगों के बीच में फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मतलब फॉर्मल तरीके से उन्हें बाइंड कर देना है काम को करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट। ये 4 प्रोसेस हैं और यही चारों प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं, ठीक है। आई थिंक कि अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा होता है, और ये ढांचे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका पहला आपका होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम इस ढांचे के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, कि ये ढांचे होते क्या हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ढांचा, ठीक है। नाउ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द framework that defines the hierarchy, relationships and roles within a organization। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी काम को इस फ्रेमवर्क में बांटना, कि लोग जो है वो एक श्रेणी के काम को, मतलब एक टाइप के काम को एक डिपार्टमेंट में रखना या एक ग्रुप में रखना, यही आपका हायरार्की कहलाता है, हायरार्की, ठीक है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी काम को किसी एक मतलब श्रेणी में बांटना, मतलब अलग अलग काम है तो सभी अलग अलग कामों को अलग अलग श्रेणी में बांटना, ठीक है। यही आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। मतलब एक तरीके का बोलो ना कि एक ढांचा है ये, मतलब काम को करवाने का एक तरीका, कि तरीके में कैसे कर सकते हैं, तो किस तरह से ये तरीकों को हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, पहला तो ये दोनों हैं जो कि अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा है, व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब भी मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कामों को ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड, ये जो मतलब ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम करते ही क्या है, कामों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कामों को डिवाइड करते हैं और कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी के काम एक प्लेस पे होंगे, एक कैटेगरी के काम एक मैनेजर के अंदर में होंगे, इन सभी कामों को हम करते हैं, तो बेसिकली खुद से एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। विच डिफाइंस द जॉब पोजीशन, जिससे पता चलता है कि क्या जॉब पोजीशन है, क्या अथॉरिटी है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। क्योंकि कामों को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सारे एम्प्लॉयज़ के पास में ये काम जाने वाला है, सभी इन चीज़ों को करने वाले हैं, राइट। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरीके का होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था। पहला आपका है डिविजनल स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट और ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, मतलब वैसे जॉब जो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनको एक डिपार्टमेंट में बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई मॉल है, तो मॉल में तो सब तरह के कपड़े होते हैं, फीमेल्स का भी होता है, मेल्स का भी होता है, इवन किड्स सेक्शन भी होता है, और कुछ कुछ मॉल्स में तो कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फीमेल के कपड़े हैं, ठीक है, उसका एक अलग डिवीज़न कर दिए, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिए। मेल के कपड़े हैं, मेल के कपड़ों का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। उसके बाद फिर आया बच्चों का डिपार्टमेंट, किड्स डिपार्टमेंट, तो किड्स डिपार्टमेंट का एक अलग ही अपना बना दिए, ठीक है, अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जॉब रिलेटेड टू वन कैटेगरी, मतलब एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड जॉब, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कपड़े का बोली तो सिर्फ कपड़े का, ठीक है, उसको एक ग्रुप के अंदर रखना है, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर रखना है। ये आपका है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड काम को, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को एक ही प्लेस के नीचे, मतलब एक ही ग्रुप में रखना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, इट ऑर्गेनाइजेस एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड रोल्स और फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि फंक्शंस के आधार पे एम्प्लॉयज़ को बांटना है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट पूरा अलग कर दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा ही अलग कर दो। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही पूरा अलग कर दो, पूरा एक
उसे पूरा का पूरा फ्री कर दो, अधिकार उन्हें दे दो, ठीक है, कि पूरा का पूरा मार्केटिंग जो है वो एक मैनेजर अच्छे से संभाले। तो इस तरीके से आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है। ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम समझते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, सबसे फर्स्ट वन है कि इट इज़ ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में बहुत ही आसान है। देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे दायित्व से है, ठीक है। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना, जैसे जवाबदेही बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से, मतलब जवाबदेही ही होता है। जैसे कि मैंने अपने अंडर किसी को कुछ काम दे दिया तो वो मेरे काम के प्रति बाइंड हो गए ना, वो मेरे काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन देगा, वो खुद देंगे, ठीक है। मतलब इसका जवाबदेही कौन देंगे, जिस पर्सन को मैंने दिया है काम करने, ठीक है। तो डिविजनल वर्क का यही है कि लोगों के बीच में जो है वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट किया जाता है। मतलब लोग जो हैं वो अपने कामों को बताते हैं, मतलब अपनी काम के प्रति जवाबदेह होते हैं। ईजी टू ऐड मोर प्रोडक्ट। अब जैसे कि बोले कि एक प्रोडक्ट के अंतर्गत, एक प्रोडक्ट का जो चीज़ है वो एक डिपार्टमेंट बनेगा, ठीक है। उसको एक डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप, ठीक है। एक प्रोडक्ट का चीज़ एक ग्रुप बनेगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड किए जा सके। तो इसका दूसरा आप फीचर लिख सकते हो कि ईजी टू ऐड मोर प्रोडक्ट। इसमें और भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। नाउ इट इज़ फ्लेक्सिबल। यस, ये तो है ही, डिविजनल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है और फंक्शनल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है। अगर इनसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती तो फिर इनका कोई उतना बड़ा रोल नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया गया है, एक हाथ में दे दिया गया है। तो वो अब अपने कामों को एकदम अच्छे से और बेटर समझ के इसे करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं वर्क्स ऑफ ईच फंक्शंस आर डिवाइडेड अंडर वन ग्रुप। मतलब हर फंक्शन के जो काम है वो एक एक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल, ये भी फ्लेक्सिबल है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि कामों को जो है वो इफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि एक हाथ में आ गया है। और इसमें स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को ही हम देते हैं। जैसे मार्केटिंग का कोई काम है तो मार्केटिंग जिन्होंने समझ रखा है, जिनको अच्छे से समझ आता है, हम उन्हें ही देंगे, किसी को भी नहीं दे देंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो हम सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं दे देंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो दो तरीके का होता है, और ये दो तरीके क्या क्या हैं, तो पहला तरीका आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक। हिंदी में हम फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक का मतलब है जिसे ही पूरे नियम कानून और रूल रेगुलेशन से रेडी किया गया है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट रेफर्स टू द ऑफिशियल स्ट्रक्चर। यस, ऑफिशियल स्ट्रक्चर मतलब अच्छे से रूल्स रेगुलेशन लॉ के साथ में इसे तैयार किया गया है, ठीक है। रोल्स एंड रिलेशनशिप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग हैं उनके बीच में ऑफिशियल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ऑफिशियल रिलेशनशिप लाइक कि सुपरवाइज़र के साथ मैं अगर काम कर रही हूँ तो सुपरवाइज़र और मेरा ऑफिशियल मतलब यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो आएंगे, लेकिन मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ तो मेरा फॉर्मल रिलेशनशिप है ही, साथ ही साथ हम कभी फ्रेंड्स, मतलब हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, मतलब तो दोस्ती हो गया है। और हम कभी घूमने भी जाते हैं साथ में, कहीं खाने भी जाते हैं, कुछ बाहर का प्लान भी कर लेते हैं, तो वो हमारा एक फ्रेंडशिप हो गया है उसी काम को, मतलब वहीं पे रहते रहते, तो वो हमारा इनफॉर्मल में चला जाएगा, ठीक है। फॉर्मल का मतलब है जो ऑफिशियली रूल्स रेगुलेशन के साथ तैयार किया गया है, ठीक है, वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तैयार किया गया है मतलब कि बोले ना मेरे कलीग्स के साथ मेरा फॉर्मल रिलेशनशिप है जब हम काम करते हैं, और एक्स्ट्रा मेरा उनसे दोस्ती हो गया है, अब मेरे वो फ्रेंड्स भी बन गए हैं, और अब हम लोग कहीं कहीं घूमने भी जाते हैं, खाने भी जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, जो खुद से रेडी हो जाता है। ये आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर से रिलेशनशिप रेडी होता है, तो वो हमारा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफन डिपिक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स में हमेशा होते हैं। इट फॉलोज एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग लाइंस। ये जो है वो अलग अलग पॉलिसी को फॉलो करता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है और रिपोर्टिंग लाइंस को फॉलो करता है, ठीक है। यस, कि मेरे कलीग्स के साथ में भले ही अच्छा रिश्ता हो गया है, लेकिन सब अपने अपने काम को करेंगे ही, ठीक है। चलो, ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द अनऑफिशियल सोशल नेटवर्क विद द कंपनी। अनऑफिशियल, ये ऑफिशियल नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है कि आप अपने फ्रेंड के मतलब आप अपने कलीग के साथ बाहर जाओ और खाओ ही नहीं। लेकिन फॉर्मल में क्या है, आपको प्रेशर किया जाएगा, आपको काम करना है, आप अपने कलीग के साथ मिल के काम करो चाहे अकेले काम करो, जो काम आपको मिला हुआ है वो काम तो आपको करना ही होगा। ये आपका फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल यही हो गया, इनफॉर्मल कि आपको
बस अनऑफिशियली जो रेडी हो जाता है। मान लो कि 10 एक प्लेस पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 वहाँ के एम्प्लॉय हुए, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपका फॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच में अच्छा दोस्ती हो गया है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाता है, तो ये आपका इनफॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब इसके फीचर्स को समझते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा फीचर ये है कि इट फॉलो स्केलर चेन फॉर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन फॉलो करता है। स्केलर चेन का क्या मतलब है कि मतलब रूल्स जो हैं वो एक दूसरे पे ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है, एक ऊपर से रूल जो है वो नीचे तक जाता है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फोकस ऑन वर्क, ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है और काम पे फोकस करता है, काम पे फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य वो ये नहीं है कि हंसी मजाक करना है, दोस्ती निभाना है और घूमने जाना है, लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा। ठीक है, फॉर्मल में क्या है कि काम आपका अच्छा होगा और काम पे ही फोकस होगा। मेन पर्पस इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इसका मेन फंक्शन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, इसीलिए तो फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप रेडी होता है। ठीक है, मतलब कहीं भी जहाँ पे भी काम होता है ना, वहाँ पे लोगों के बीच में फॉर्मल रिलेशनशिप पहले से मतलब बनाया जाता है और इनफॉर्मल खुद ही रेडी हो जाता है। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में। हाँ, तो सबसे पहला इसमें कि डू नॉट फॉलो स्केलर चेन, ये स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है। यस, सिंपल है। स्केलर चेन का क्या मतलब होता है कि रूल एक जगह बना और नीचे नीचे ट्रांसफर होता चला गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद से क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये खुद से ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, इसे बाइंड करके या प्रेशर के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ नहीं स्टार्ट किया जाता। नेक्स्ट है गेट्स मतलब ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो जाता है। मैंने अभी बोला क्यों इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तो लोग एक साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में हंसी मजाक या बातचीत होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, तो इस तरीके से उनके बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इसमें सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आते हैं, मतलब लोग एक साथ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ इसमें आते हैं। फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसका मेन काम क्या है कि ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब कोई इंसान अकेले तो कहीं बातचीत बिना किए, किसी से कुछ मांगे, बात किए बिना ऐसे थोड़ी रह सकता है, तो उसे लोगों के साथ मिलते हैं वो लोगों के साथ, और मिलने से, हंसी मजाक करने से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, और ये सोशल नीड्स है एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं डेलीगेशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यारोपण। ठीक है, डेलीगेशन मतलब प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का क्या मतलब है? मतलब ये कि काम को, एक जगह जो काम है उसको नीचे ट्रांसफर कर देना। मेरे अंडर कोई काम कर रहे हैं तो हम उनको कुछ काम को बांट देंगे, वो आपका डेलीगेशन होता है। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट। ये डाउनवर्ड जाता है, यहाँ पे कुछ मैनेजर हैं, ठीक है, उनके अंडर में कुछ जो मैनेजर हैं, तो काम उनको सौंप दिया जाता है। ये आपका होता है डेलीगेशन, प्रत्यारोपण। ठीक है, काम जो है वो डाउनवर्ड ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स पहला है रेड्यूस द बर्डन और वर्कलोड। सबसे पहले तो ये बर्डन मतलब बोझ को और वर्कलोड को कम करता है। ठीक है, वर्कलोड कम करता है, क्योंकि अब एक इंसान के पास में, अब सिंपल सोचो ना, एक इंसान के हाथ में सारे पावर्स और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेस रहेगा और मतलब टेंशन में रहेगा, काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके अंडर में कुछ कुछ लोग दे दिए गए हैं, वो सारे काम में से कुछ काम को कुछ को दे दिया है, अब वो काम हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा लोगों पे। ठीक है, तो बर्डन और प्रेशर नहीं आएगा मैनेजर पे। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, आप लोगों को अथॉरिटी दे रहे हो, काम करने का अधिकार दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उन्हें, ठीक है, कि वो काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो इससे मोटिवेट भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हमें इसमें लिखना चाहिए था, या फिर मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये भी एक फीचर हो सकता है। इंक्लूड्स 2 लेवल ओनली, इसमें 2 लेवल है, क्योंकि एक मैनेजर है, एक काम को नीचे वो ट्रांसफ़र किया है, तो मैनेजर से जो नीचे के लोग हैं सबऑर्डिनेट्स, उनके पास में काम करने का पावर जाता है, तो 2 ही लेवल इसमें रेडी होते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है? पहला है बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट अच्छा होगा। यस, क्योंकि अगर आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, देखो कोई भी ऐसे इंसान नहीं है इस वर्ल्ड में जो कि पूरा परिपूर्ण हो, जिनसे कोई मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, मतलब जिनको सब कुछ आता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न तो यहाँ पे कोई नहीं होता। दैट्स वाई
एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने कामों को बांट देते हैं, क्योंकि उनसे भी सारे काम एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ इट्स एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट होता है इससे एम्प्लॉयज़ का। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंपॉर्टेंस में है, फीचर भी इसका हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड बाई डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन करने से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। रेड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर के वर्कलोड को कम किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है। दैट्स इट, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस था। अब है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन करेंगे तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लोग जो हैं वो दूसरे लोग को काम सौंप रहे हैं, तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहला काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कामों को करने के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है लोगों को। आप सीधा समझ सकते हो कि कोई अपर के एम्प्लॉय हैं जो नीचे के एम्प्लॉय को कुछ काम दे दिए, मतलब मैनेजर जो हैं वो एक अपने अंडर में एक को रखे हैं और उनको सारा काम दे दिए, मतलब एक काम इनको दे दिए, ठीक है। तो इनके पास काम आया, साथ ही साथ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा। तो सबसे पहली बात है कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, वही है रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। उसके बाद है अथॉरिटी, मतलब कार्य करने का अधिकार। अब मैनेजर जो है वो काम तो उन्हें दे दिया और बोल दिया कि मैंने तुम्हें काम दे दिया है, लेकिन तुम सब कुछ मुझसे पूछ के ही करोगे, तो क्या फ़ायदा फिर काम देने का, जब वो आपसे पूछेगा ही, जब आपसे सब कुछ जान पहचान करेगा ही, इससे बढ़िया आप खुद ही रख लो, खुद ही कर लो काम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, काम करने का अधिकार भी दिया जाता है, आपको अधिकार है, कुछ कुछ बस अपने पास रखते हैं, बाकी अधिकार को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अथॉरिटी में होता है। यहाँ पे अधिकार भी ऊपर से नीचे, मतलब मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उत्तरदायित्व, या फिर क्या बोलेंगे इसे, जवाबदेही होना। तो अगर काम अच्छे से हो या ना हो, ये काम जो है वो सबऑर्डिनेट्स का है कि वो अपने ऊपर जो मैनेजर है उनको जवाब दे, और ये आपका होता है अकाउंटेबिलिटी में, मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस यहाँ तक। ऐसा नहीं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी चैप्टर में और भी कुछ है, और ये है आपके सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलो अब इसे समझते हैं। देखो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। द अथॉरिटी टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इज रिटेन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग नियम जो है वो एक प्लेस पे है, मतलब एक ही इंसान जो है वो अलग अलग नियम बना रहा है, एक बिंदु से नियम निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है, इसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये जनरली होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि देखो सब कुछ सबको नहीं बांटा जा सकता, सारे काम को कैसे दे देंगे। जो मेन वर्क होते हैं, जो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं रखे, सबऑर्डिनेट्स को दे दे, तो पता नहीं वो इसका मिसयूज करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो कुछ कुछ काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथों में रखते हैं, कुछ कुछ नियम कानून और कुछ वर्क को, सो दैट कि सब कुछ बाइंड रहे एक साथ, ठीक है, सब कुछ अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से चले। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कामों को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अथॉरिटी के साथ, मतलब काम करने के अधिकार के साथ में, ठीक है, सो दैट कि काम अच्छे से हो। क्या है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर से बाहर निकालो काम को, ठीक है, मतलब काम है एक, कुछ काम है, उसके सारे प्रोसेस को अलग अलग आपको बांट देना है। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल, मैनेजमेंट के हर लेवल में। हेयर एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। यहाँ पे हर एम्प्लॉय जो अलग अलग लेवल्स पे काम करता है, सबको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मतलब अधिकार, काम करने का अधिकार मिला हुआ है। अब इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के। सेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस मतलब यही है कि काम जो है वो अच्छे से होगा, एम्प्लॉयज़ एक रूल को फॉलो करेंगे, और ये सब आप लिख सकते हो। फिर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये सबसे पहला है बेटर कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। दूसरा फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ अच्छा कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डेलीगेशन में क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। तो डेलीगेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय अपने अंडर किसी को काम दे दिया, ऊपर से काम नीचे गया, ये डेलीगेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक पूरा काम है और उसको अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग लोगों को दे देना है, ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। डेलीगेशन में बस ऊपर से नीचे आ रहा है काम का अधिकार, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सबको काम मिल रहा है, ठीक है, एक कैटेगरी से काम जो रिलेटेड काम है वो एक एक एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद है फैसिलिटेट्स ग्रोथ हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि लोड कम पड़ेगा किसी एक पर्सन पे। पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल, अब काम करने का अधिकार जो है वो आप मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोगों को भी दे रहे हो, जिससे वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव
क्रिएट करना, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट, मतलब अभी से आप उन्हें छोटे छोटे कामों को दोगे अगर अपने एम्प्लॉइज़ को, तो जाहिर सी बात है कि वो उस काम को करते करते सीख जाएंगे, और जब वो सीख जाएंगे, एक्सपीरियंसड हो जाएंगे, तो आप उन्हें मैनेजरियल लेवल में भी उसे फिर रख सकते हो, ठीक है, मैनेजर्स के रूप में वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ भी मिलता है। सो दैट वॉज इट इन दिस चैप्टर, क्योंकि हमारे पास 3 ही चैप्टर हमारा बचा था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से इनको कंप्लीट कर देते हैं, फिर तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक अब आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।